Now things will go right. Okay. So welcome back. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेफरेंस मैनेजमेंट, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। इसमें से हम लोग कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और रिमेनिंग जो है इसका कंटिन्यूएशन है इस चैप्टर का। कॉपीराइट लेजिस्लेशन की बात करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हेन यूजिंग source material for your research, it is important to be aware of and avoid contravention of copyright legislation. मतलब जब भी आप कोई भी सोर्स मटेरियल जो है जहाँ से भी आपने पढ़ा रिव्यू लिटरेचर और उसको आप अपने थीसिस में यूज करना चाह रहे हैं, अपने रिसर्च में यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का तो पता हो, कॉपीराइट के बारे में अवेयर होना चाहिए कि ये मटेरियल कॉपीराइट के अंदर आता है या नहीं आता है और उसको हमें कैसे अवॉइड करना है। दो चीज़। दिस इज रेलिवेंट इन रिलेशन टू इंटरनेट मटेरियल। जो इंटरनेट से मटेरियल ले रहे हैं वहां पर भी कॉपीराइट लागू होता है। आर्टिकल्स एंड चैप्टर्स इन बुक्स दैट यू मे विश टू डाउनलोड और फोटो कॉपी। आप डाउनलोड भी कर रहे हो या फोटो कॉपी कर रहे हो फॉर रेफरेंस वाइल कंडक्टिंग योर रिसर्च। जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करो उस समय पे जो फोटो कॉपी कर रहे हो जो जिस रेफरेंस का, वो भी कॉपीराइट के ए में हो सकता है। ओके, तो आर्टिकल हो गया, बुक चैप्टर हो गया, इंटरनेट से जो मटेरियल ले रहे हैं वो। इट कुड ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट इफ यू विश टू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉपी मैप्स, इलस्ट्रेशन, टेबल्स और सिमिलर आइटम, स्पेशली इफ दे आर फ्रॉम ए सिंगल सोर्स इन योर डिजिटेशन और थीसिस। यदि मान लो कि किसी एक बुक से आप कई टेबल्स उठा रहे हो, कोई मैप बनाया है, कुछ फिगर बनाया है, उसको उठा रहे हो वहां से, राइट? तो उस केस में भी आपको ज्यादा अवेयर रहना है कि वो कॉपीराइट लॉ में आएगा वो, करेक्ट? द कॉपीराइट डिजाइन एंड पेटेंट एक्ट जो है 1988 में आया, provides the basis of copyright legislation in the UK, although a number of European copyright directives have also now been incorporated within. मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे तो एक जहाँ का ये ऑथर है वहाँ का कॉपीराइट डिजाइन एंड पेटेंट एक्ट जो है वो 1988 का वो बात कर रहा है कि इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कॉपीराइट लेजिस्लेशन इन यूके में, और बोल रहा है ऑल्दो ए नंबर ऑफ यूरोपियन कॉपीराइट डायरेक्टिव हैव आल्सो नाउ बीन इनकॉर्पोरेटेड विद इन इट। मतलब इसमें जो बोल रहा है कॉपीराइट एक्ट में यूरोपियन के भी कुछ डायरेक्टिव्स हैं कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी कॉपीराइट लेजिस्लेशंस में आते हैं। दिस अब देखो इंडिया में भी कॉपीराइट एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है। अब यहाँ का रेगुलेशन और एक के रेगुलेशंस में क्या फर्क है वो चीज़ तो डिटेल में देखना वो एक हमको नहीं पता है बेसिकली, टू बी ऑनेस्टली। लेकिन ये है कि हम लोग जो मटेरियल जो कर रहे हैं उसको कॉपीराइट को कैसे अवॉइड करना है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके चक्कर में नहीं पड़ना है पहली चीज़, क्योंकि उसके चक्कर में यदि हम पड़े तो बहुत नुकसान हो सकता है। ओके, देखो जब तक कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है तब तक सब ठीक ठाक है, लेकिन जिस दिन वो गड़बड़ होएगा, कोई किसी ने कंप्लेंट डाली तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा फिर। ओके, दिस लेजिस्लेशन जो है ये जो कॉपीराइट डिजाइन एंड पेटेंट एक्ट जो है ये लेजिस्लेशन जो है प्रोवाइड्स लेजिस्लेशन प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है जो आपके माइंड से ओरिजिनेट हो रही है, राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी व्हेन इट अपीयर्स इन ए फिजिकल फॉर्मेट, जैसे पब्लिकेशंस तो आपके माइंड का बिजनेस है ना, जो आप लिखते हो और जाकर के पब्लिश होता है, तो वो भी कॉपीराइट एक्ट में आता है। लिटरेरी वर्क मतलब जो लिखने पढ़ने का जो भी काम है आपका, कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी इसी में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही आता है। डेटाबेस जो है, वेब पेज जो आप बनाते हो, आर्ट वर्क करते हो, स्कल्पचर, म्यूजिकल स्क्रिप्ट जो लोग लिखते हैं ना म्यूजिक, वो स्क्रिप्ट, सॉन्ग्स, लिरिक्स, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें आता है।
फिल्म्स एंड ब्रॉडकास्ट, ये सारे जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में आते हैं और ये सारे के लिए कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है। The law gives the creator of the work or the copyright owner the right to allow or prevent the copy reproductions or performance of the work and the right to be acknowledged as the author or designer। बोल रहा है ये एक्ट जो है, जो लॉ जो है, वो क्या देता है, जिसने वर्क क्रिएट किया, जिसने बनाया, जैसे मान लो जिसने पेपर लिखा, जिसने बुक लिखा, जिसने फिल्म बनाई, उनको कॉपीराइट ऑनर, उनको ऑनरशिप देता है या राइट देता है कि वो अलाउ कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनके वर्क को कोई कॉपी कर रहा है। मतलब वो बोले तो बोल सकते हैं कि भाई ठीक है आप कॉपी कर सकते हो, उनको पावर दिया गया। वो जिसने क्रिएट किया है उसको ये पावर है कि दूसरे को बोले नहीं जी आप ये नहीं बेच सकते या इसको कॉपी नहीं कर सकते, राइट। ये बोल रहा है अलाउ, टू अलाउ और प्रिवेंट द कॉपी रिप्रोडक्शंस, मतलब उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ऑफ द वर्क, जो भी वर्क उसने काम किया हुआ। एंड द राइट टू बी एक्नॉलेज्ड, मतलब उसको एक्नॉलेज करने का, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉपी भी कर लिया तो उसको साइट करना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि हमने आपके वर्क को देखा है, उस एक एक्नॉलेजमेंट भी उसको मिलना चाहिए एज द ऑथर और डिजाइनर। The right to protection is automatic, right? Once the work is committed to a paper or another physical form। रहा है कि यदि मान लो कि आपने कोई भी पेपर पब्लिश कर दिया तो ऑलरेडी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाता है आपका, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे द राइट टू प्रोटेक्शन इज ऑटोमेटिक वंस द वर्क इज कमिटेड टू ए पेपर और अनदर फिजिकल फॉर्म में। दैट इज registration of the work is not required in the same way as it would be for patent for original invention और trademarks। लेकिन पेटेंट के लिए यदि आपको कोई बिल्कुल ओरिजिनल काम कर रहे हो और आप पेटेंट फाइल कर रहे हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का जरूरत है। वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद कॉपीराइट एक्ट यूज होता है वहां पे। लेकिन आपने कोई पेपर पब्लिश कर दिया, कोई बुक लिख दी, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपका कॉपीराइट एक्ट में आ जाता है और आपको प्रोटेक्शन का हक है। पहली चीज ऑटोमेटिक है। ओके, ठीक है जी। However, there is an exception to this protection, मतलब कहां पे रूल लागू नहीं होता। When which comes within the scope of a fair dealing, कुछ काम जो है वो फेयर डील, कॉपी भी करते हो तो फेयर डीलिंग में आता है स्कोप में। It is permissible to make single copies of short extract, मतलब एक कॉपी आप बना सकते हो, छोटा सा पार्ट किसी बुक का हो, 1 चैप्टर इन ए बुक और 1 आर्टिकल इन ए जर्नल इशू, मतलब पूरे का पूरा जर्नल इशू को आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक छोटा सा कोई आर्टिकल है वो कर सकते हो, फेयर डीलिंग में आता है। उसी तरह से पूरे बुक का कोई एक चैप्टर आप इधर उधर छोटा सा कोई एक्सट्रैक्ट आप निकाल सकते हो, वो फेयर डीलिंग में आता है, राइट। ऑफ पब्लिकेशन एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन वो भी है कि आप उससे पैसे नहीं कमा रहे हो वो लेकर के, तो फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसको उस पब्लिकेशन को यूज कर सकते हो, छोटा सा पार्ट। फॉर एजुकेशनल रीजंस के लिए कर सकते हो, पढ़ाने के लिए आपने यूज करना है तो कर सकते हो, एंड फॉर पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज द वर्क एंड इट्स क्रिएटर आर एक्नॉलेज्ड, मतलब जिसने जो काम है वो और जिसने काम किया है उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो उस पेपर में, उस वर्क में, कि भाई मैंने यहाँ से लिया था, ये किया, राइट, इट्स एक्नॉलेज्ड। इफ एक्सेसिंग एन ई बुक, यदि मान लो कोई ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक आप एक्सेस कर रहे हो, यू विल बी एबल टू डाउनलोड ए प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पेजेस, उसमें से कुछ पेज जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, वो कॉपीराइट में, वो फेयर डीलिंग में आता है कि वो ठीक ठाक है। 10 when creating your library of resources for your own research, copyright legislation allows you to copy single copies of extract of publications within certain limit. In addition, any published work apart from the photographs, photograph को छोड़ करके, may be reproduced for the purpose of review, review के लिए आप reproduce कर सकते हो,
क्रिटिक्स लिखना है उसके लिए, एंड रिपोर्टिंग ऑफ द करंट इवेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो. द मटेरियल मस्ट ऑल्सो बी एक्नॉलेज्ड, ऑल्दो दिस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर फिल्म्स, रिकॉर्डिंग्स एंड ब्रॉडकास्ट. उसके लिए जरूरी नहीं है. मटेरियल मस्ट बी एक्नॉलेज्ड ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर फिल्म के लिए नहीं है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट रिकॉर्डिंग्स के लिए भी नहीं है और ब्रॉडकास्ट के लिए भी नहीं है. ओके, ठीक है. There are exceptions to the above rules for those who are visually impaired. जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक्सेप्शन है, और हैव ए पुअर हियरिंग. लेकिन जो लोग सुन नहीं सकते तो वो फिर भी कॉपी के, उनके लिए वो एक्सेप्शन है. Adaptations can be made to scripts or recordings to enable access for all user of the material. मतलब बोल रहा है कि इसमें आप एडेप्शंस कैन बी मेड टू ए स्क्रिप्ट. मान लो कोई स्क्रिप्ट कहीं से उठाया, उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ चीजें एडेप्ट कर सकते हो. और रिकॉर्डिंग्स टू एनेबल एक्सेस फॉर ऑल यूजर ऑफ द मटेरियल. मतलब फिर शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं. एक बार ये देखना पड़ेगा इसका क्या मतलब हुआ. तुम लोगों को समझ में आ रही है ये बात? Adaptations can be made to a script or recording to enable access for all user of the material. मतलब मुझे लगता है कि यदि उसमें कोई चेंजेस कर दिया जाए, मतलब आप चेंज कर सकते हो, चेंज करके फिर भी आप यूज कर सकते हो. एक्सेस कर सकते हैं. हाँ, तब सारे लोग यूज कर सकते हैं. हाँ, जो आपने चेंज कर दिया वो वाला पार्ट. फॉर मोर एक्सटेंसिव के लिए बोल रहा है, फॉर मोर एक्सटेंसिव कॉपीज ऑफ सोर्स मटेरियल्स परमिशन मस्ट बी साउट फ्रॉम द कॉपीराइट ऑनर. मतलब जिसके पास कॉपीराइट का ऑनर है, जैसे बुक जो होता है उसमें लिखा होता है कि कॉपीराइट इसके पास है. तो यदि मान लो कि आपको एक्सटेंसिव कॉपी उसकी बनानी है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप उस केस में आप यूज कर सकते, मतलब आपको परमिशन चाहिए उसकी. ये बोल रहा है कि आप ना एक्सटेंसिव कॉपी, यदि कॉपी आप कर रहे हो सोर्स मटेरियल का कोई भी, तो परमिशन मस्ट बी शाउट फ्रॉम द कॉपीराइट ऑनर. जिसके पास कॉपीराइट ऑनर है उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन योर डिजिटेशन और थेसिस यू माइट वांट टू रिप्रोड्यूस ए नंबर ऑफ मैप्स और डायग्राम्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक सोर्स. मान लो कि किसी बुक में जो डायग्राम जो बनाया हुआ हो, कई बार आप उसको यूज करना चाह रहे हो, उसको रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा. द कॉपीराइट ऑनर विल बी द पर्सन हु क्रिएटेड द वर्क और द पब्लिशर ऑफ ए बुक और जर्नल. मतलब एक तो हो सकता है कि कॉपीराइट ऑनरशिप किसके पास होगा, जिसने क्रिएट किया है उसके पास हो सकता है, या पब्लिशर के पास हो सकता है जो बुक और जर्नल पब्लिश करता है. इसीलिए देखोगे कि जब हम लोगों का आर्टिकल जब पब्लिश होता था, तो जिस जर्नल में पब्लिश होता है उसका पब्लिशर हमसे ले लेता है कॉपीराइट. ये लिख करके लेता है कि वो उसका हमारे पास रहेगा, नहीं तो आपको चाहिए यदि तो उसी के लिए पैसा देना पड़ता है. ओके, तो आपको पब्लिशर से लेना पड़ेगा वहां से. इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे बी द क्रिएटर्स एम्प्लॉयर भी हो सकता है जिसने क्रिएट किया. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्क हैज बीन क्रिएटेड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट में ही है एम्प्लॉयमेंट के यदि, तो उस केस में ए स्मॉल फी मे बी नीडेड टू पेड टू द कॉपीराइट ऑनर फॉर द यूज ऑफ द मटेरियल एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द वर्क एंड इट्स क्रिएटर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिप्रोडक्शन. लेकिन बोल रहा है कि थोड़ा आपको फीस भी देकर के रिप्रोड्यूस करना पड़ा है, तो जो भी रिप्रोड्यूस मटेरियल है उसमें भी उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर होना चाहिए क्रिएटर का कि जिसने भी बनाया है. यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में परचेज लाइसेंस. ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे है या अदर, जैसे मान लो कि हमारा एम्स है, वो लाइसेंस परचेज कर सकता है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सच एज कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसीज टू अलाउ मल्टीपल कॉपी फ्रॉम स्पेसिफाइड सोर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको उसकी मल्टीपल कॉपी बना के दे सकते हो. जैसे देखो यहाँ पे ओलिंडा जो यूज होता है ना, जो लोग यूज करते हैं, ओलिंडा के लिए भी कॉपीराइट है. और वो जब वहां पे खरीदते हो ना, तो आपको ये होता है कि आप कितने मशीन पे कर सकते हो,
कितने लोगों को आप कॉपी भी नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि आप दे दोगे, उसको वो भी कॉपीराइट एक्ट में आता है। तो उसके लिए आपको जो बनाया है उसी से आपको परचेज करना पड़ेगा। ओके। Nevertheless, there are strict guidelines as to the amount of material and number of copies that can be made. मतलब आप कितना मटेरियल कॉपी कर सकते हो उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, और उसकी कितनी कॉपी बना सकते हो। परमिशन यूजुअली इंक्लूड अप टू 5% ऑफ ए वर्क, 1 आर्टिकल पर जर्नल, मतलब 5% ऑफ किसी का वर्क जो है वो कॉपी आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक आर्टिकल है, उसका पूरे आर्टिकल में से मटेरियल जो है वो 5% उठा सकते हो, समझ गए। 1 आर्टिकल पर जर्नल, एक जर्नल में से एक आर्टिकल कॉपी कर सकते हो। 1 चैप्टर पर बुक, इसके लिए जरूरत नहीं है बेसिकली। परमिशन यूजुअली इनको, मतलब ये भी परमिशन लेकिन लेना है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं लेना है। परमिशन यूजुअली इंक्लूड 5% ऑफ द वर्क, 1 आर्टिकल पर जर्नल, 1 chapter per book, 1 paper from a conference proceedings, and 1 case from a publication of judicial proceedings. The number of copied should not exceed the number of students on a course or 1 tutor. मतलब ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी उसकी बना सकते हो, तो वो बोल रहे हैं कि इट शुड नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ए कोर्स। मतलब एक कोर्स के लिए यदि लिया तो उससे ज्यादा आप उसकी कॉपी नहीं बना सकते। एंड 1 ट्यूटर, मतलब एक जो पढ़ाने वाला होगा और जितने स्टूडेंट ने इनरोल किया होगा उतने तक आप कॉपी बना सकते हो। यूनिवर्सिटी में ऑल्सो होल्ड ए लाइसेंस टू डिजिटाइज कॉपी ऑफ ए बुक और चैप्टर, मतलब वो डिजिटाइज भी कर सकता है, जैसे स्कैन कर लिया। एंड जर्नल आर्टिकल्स फॉर यूज विद द स्टूडेंट्स एंड लाइसेंस फॉर रिकॉर्डिंग्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल और एक्सट्रैक्ट्स, मतलब उसके लिए भी चाहिए। लाइब्रेरी जो होती है वो यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए लाइसेंस लेती है कि वो इतना उसका फोटोकॉपी बना सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं। Librarians will be able to advise you as to what is permissible under the license that a particular university holds. मतलब वो आपको पता चल जाएगा लाइब्रेरियन से पता करके कि भाई कौन सा जो है उसके लाइसेंस, मतलब अंडर लाइसेंस ये चीज क्या क्या चीजें आपके लिए परमिशिबल है, क्या क्या आप कर सकते हो। The following website provides further information about copyright legislation and should be consulted if you have any concern about copyright in relation to your own research. आपके रिसर्च के अलावा जो है मतलब आपके रिसर्च से रिलेटेड यदि कोई भी कॉपीराइट इश्यूज यदि ऐसा है तो आप इन वेबसाइट को, या आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसी है एक, इसका वेबसाइट है, और दूसरा वेबसाइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस का वेबसाइट है जो यूके का, उसने यूके गवर्नमेंट का दिया हुआ है, तो जहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकता है कॉपीराइट लेजिस्लेशन के बारे में। बट पता क्या है, मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे बात खत्म हो गई कॉपीराइट की। बेस्ट तरीका यही है कि आप पढ़ो, अपने वर्ड्स में लिखो, कॉपीराइट के झंझट से ही खत्म हो जाओगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे एग्जैक्टली वही फिगर आपको रिप्लिकेट करना है, तो आप देख के भी अपने हाथ से बनाओगे तो वही आइडिया तो वहीं से आया ना, वो आपका तो क्रिएशन नहीं हुआ, तब वहां से आप फिर परमिशन ले लो। इवन कई बार आप फिगर भी देख करके बना रहे हो ना बिल्कुल वैसा, उसके लिए भी चाहिए होता है परमिशन। ओके, और वो पब्लिशर से आपको लेने वो दे देते हैं लोग, कई बार डिपेंड करता है कि यहां तक भी होता है कि जैसे मान लो कि हिमालय एक ही पब्लिशर है और उसने एक बुक छापी और दूसरा छाप रहे हो, तभी भी उसी पब्लिशर से वही जो इम्प्लायर सेम हो गया बोला ना एक में, कि वो सेम थोड़ा सा फीस दे करके उसकी कॉपी बना सकते हो। तो वहां पर भी आपको कॉपीराइट एक्ट को यदि अवॉइड करना है तो वहां पर भी आपको परमिशन लेना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैंने बुक लिखा है हिमालय पब्लिशिंग हाउस से, तो उस केस में मेरे बुक का ही एक फिगर या चैप्टर कोई उठाना है और दूसरे नई बुक में मुझे डालना है, तभी भी हिमालय पब्लिशिंग से मुझे वो परमिशन लेना पड़ेगा कि ये बुक जो है आप ही के यहाँ, इसमें ये दूसरे बुक में छपने जा रहा है, मैं उसी को उठा करके डालना चाहता हूँ, तो वो परमिशन देगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर वो कॉपीराइट वायलेशन एक्ट में आ जाएगा।
हमने किया हुआ है ऐसा, जो डॉक्टर पंत वाली बुक जो देख रहे हो ना। उसके बाद है बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में। टू असिस्ट यू इन द मैनेजमेंट ऑफ योर रेफरेंसेज इट इज अ गुड आइडिया टू कंसीडर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल। मतलब कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज है जो हमारे रेफरेंस को मैनेज कर सकता है, उसके बारे में। देयर इज ए बेसिक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एक मैनेजमेंट टूल जो है वो अवेलेबल है, जहां पे आप देखोगे लोकेटेड अंडर द रेफरेंस टैब। मैंने खोल के देखा था, है वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप खोलोगे तो वहां पे रेफरेंस टैब में लिखा हुआ है, which may well provide functionality that you need. For example, if conducting a small scale research project, जैसे मान लो कि तो अभी MSc का थीसिस लिखना है, तो मुझे लगता है कि उसमें काम चल जाएगा। इवन सोच सकता है कि PhD में भी काम चल जाए, मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट है तो, या आप कोई पेपर ऊपर लिख रहे हो, उसके लिए यदि रिव्यू लिटरेचर कर रहे हो, तो शायद हो सकता है कि ये रेफरेंस वाला जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो दिया हो उसी से काम चल जाए। एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए, मैंने किया नहीं है बट आप लोग कर सकते हो। दिस ऑफर्स द फैसिलिटी टू स्टोर बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स ऑफ द रेफरेंसेस दैट यू आर यूजिंग। इसमें कर सकते हो इंसर्ट साइटेशंस एज यू राइट, जब लिखोगे तो साइटेशन को इंसर्ट कर सकते हो। एंड ऑटोमेटिकली क्रिएट ए बिब्लियोग्राफिक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफर्ड स्टाइल। अपने स्टाइल से जो है मतलब किस स्टाइल में रेफरेंस स्टोर करना है वो कर सकते। हार्वर्ड स्टाइल चाहिए, वैंकूवर चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब आप कर सकते हो। तो एक रेफरेंस टैब जो है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पे हाउ एवर देयर आर मोर सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस अवेलेबल विच शुड बी कंसिडर्ड। तो सोफिस्टिकेटेड जो है जैसे एंड नोट है, एंड नोट का के बाद एंड नोट की इसने सबसे ज्यादा बात करी है। और मोर ओवर इम्पॉर्टेंट ये है कि यू मस्ट स्पेंड सम टाइम अर्ली ऑन इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोरिंग इट्स पोटेंशियल एंड बिकमिंग फेमिलियर विथ हाउ टू यूज इट आउट। मतलब रिसर्च शुरू करने से पहले ये सारे टूल्स के बारे में हमें समझ लेना चाहिए। और यदि काम भी शुरू करना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। अब जो है वो एंड नोट के बारे में बताएगा, मैं उसको स्किप करूंगा, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि एंड नोट हम यूज नहीं करने वाले, जिसको यूज करना होगा उसके बारे में वैसे भी हेल्प फाइल पढ़ना है, और हेल्प फाइल पढ़ के ही आप उसको उसका यूज जो है वो सीख सकते हो। हाँ, जिसको एंड नोट पे ही काम करना है तो आगे का कंटेंट भी जो है वो यूजफुल है, मतलब फिर इसको पढ़ा जा सकता है, एक बार थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी हो जाएगी। बट ये बोल रहा है कि इफ यू आर गोइंग टू स्टोर डिटेल्स ऑफ ऑल योर रेफरेंसेस, यदि मान लो कि कहीं भी जैसे एंड नोट की ही बात किया है, तो वैसे कोई भी रेफरेंस मैनेजर जो है जहां पर भी आप स्टोर करने वाले हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर रिसर्च। वो बोल रहा है वो करना चाहिए, स्टार्ट से ही करना चाहिए। व्हेन यू फर्स्ट start identifying your source text. First they say, if you wait until you are 2 years into your research, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। It is a much more arduous procedure, मतलब difficult procedure हो जाएगा to transfer all your records into the EndNote libraries, या किसी भी लाइब्रेरी जो भी आपका रेफरेंस मैनेजर है उसके अंदर डालना वो मुश्किल होएगा आपके लिए। तो जो भी आपको रेफरेंस मैनेजर यूज करना है, जुटेरो यूज करना है और भी है, आप शुरू से ही यूज करो, स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से। जैसे आप अपना सर्च करना शुरू करते हो, जो आर्टिकल मिलता है उसी समय सर्च करके आप डालते जाओ, चाहे आपको रेफरेंस वाला ही जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करना है चाहे वही यूज करो आप। अब यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर के फायदे बता रहा है, राइट, कि जो भी सॉफ्टवेयर आप जो यूज करोगे उसके फायदे हैं क्या क्या हैं, और ये फायदे जो हैं वो सारे एंड नोट्स के डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए मैं इसको स्किप करते जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। बाकी बोला है यहाँ पे कि देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। वो जो उसमें जो बता रहे हैं एंड नोट को ये कर रहा है, रेफरेंस मैनेजर कर रहा है, प्रो साइट और रेफरेंस वर्क को ये प्रमोट कर रहा है बेसिकली, कि आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बोल रहा है
कि और यूनिवर्सिटी, ऐसा हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, वहां पे इज लाइकली टू सपोर्ट वन ऑफ द एबव, हो सकता है कि ये चार में से कोई ना कोई रेफरेंस मैनेजर को सपोर्ट करते हुए ये लोग। enabling you to access the software either free of charge or at a small cost, ऐसा हो सकता है कि आप फ्री में भी ले सकते हो वहां से यदि लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही हो तो, या कुछ थोड़ा बहुत फीस दे करके ले सकते हो। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि यहाँ पे है या नहीं है। न्यू वर्जन ऑफ ईच of these bibliographic software packages and additional features are created and launched regularly। एक तो हमेशा देख लो कि चाहे आपका प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हो या ओपन सोर्स से लिखा हुआ हो, जनरली उसके वर्जन निकलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो लोग चेंज करते रहते हैं, चीजें इंप्रूव करते रहते हैं। तो एक तो आप उसको रेगुलरली देख सकते हो कि भाई क्या इंप्रूवमेंट आया है। बाकी जो है कि रेफरेंस मैनेजर के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर के साथ साथ ऐसे भी होते हैं जो जिससे आप डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो। जैसे एनवीवो के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि एंड नोट के साथ एनवीवो यूज कर सकते हो, तो ऐसी भी फैसिलिटी होती है, वो आप देख सकते हो। फिर एनवीवो और एंड नोट के बारे में उसका मेन फंक्शन, मेन फीचर्स, उसके बारे में ये बताया है कि कैसे डेटा स्टोर करना है, फिर कैसे उसको इंस्टॉल करना है, राइट। ये सारा जो है एंड नोट के बारे में है, कैसे एंट्री करना है, यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे ईयर कहाँ पे मेंशन करना है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। जो हमारे अभी इंटरेस्ट का नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि कैसे दूसरी जगह से इंपोर्ट करके उसको एंड नोट में लेकर के आना है, राइट। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, फिर कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक जर्नल जो है वो डाउनलोड करके कैसे एंड नोट में डालना है। तो ये तो सॉफ्टवेयर सीखने की बातें हैं, ये सारा बस वैसे ही करके उसने वो सारा स्क्रीनशॉट करके उसको एक्सप्लेन करने की उसने कोशिश करी है। फिर इसने ये भी बताया कि कैसे एंड नोट से ही साइट कर देना है, जब आप लिख रहे हो तो वहां से कैसे कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो साइटेशंस वगैरह, ये है। फिर आपका क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट जो है बिब्लियोग्राफी जो है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें भी एंड नोट में भी जैसे मान लो कि वो बोल रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक पेपर आप लिख रहे हो, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट बिब्लियोग्राफी जो है एंड नोट में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में भी उसमें फैसिलिटी है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट था, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ टास्क की बात कर रहा है। टास्क मतलब आप इस तरह का एक होमवर्क आप कर सकते हो। तो होमवर्क में ये है कि कुछ चीजें जो हैं मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ पे चेकलिस्ट टाइप की चीजें हैं कि ये काम किया कि नहीं किया, या जब भी हम होमवर्क करें एक टाइप का तो हमारे पास चेकलिस्ट अवेलेबल है कि मुझे ये काम करना है बेसिकली। In the light of the issues raised in this chapter, consider your own record keeping system. For literature, you will be consulting throughout your research. ठीक है, आपको खुद को रिकॉर्डिंग सिस्टम एक बनाना है। Use the following checklist to reflect on how you are currently working. आज के तारीख में आप कैसे काम कर रहे हो, and consider how you could develop your practice. आप कैसे बेहतर बना सकते हो अपने प्रैक्टिस को। तो ये चेकलिस्ट है, इसमें आपको यस और नो सिर्फ चेक करना है। आई एम कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल माई कीवर्ड सर्चेस, जहाँ पे नो है मेरे लिए नहीं, तो मतलब ऐसे करके करना है। तो यहाँ पे यदि कोई अपना सारे कीवर्ड्स लिख के रख रहा है तो यहाँ पे यस करेगा वो। आई हैव आइडेंटिफाइड द यूजफुल कैटलॉग्स, डेटाबेस, जर्नल्स, ऑथर्स एंड दैट आई विल कंटिन्यू टू रेफर ड्यूरिंग माई रिसर्च। I have implemented a system for recording the bibliographic details of all references I consult. I am aware of and have an example of bibliographic convention of my field, both for insight
text citations and the bibliography. I am beginning to categorize my reading into the topic areas. I have developed a filing system for storing my notes and hard copies of the source text. I have explored the potential of an electronic referencing packages supported by my university. इसमें से कौन सा RefWork है, Reference Manager, ProCite और EndNotes. I am using the above reference manager software to do the following. क्या क्या करने के लिए हम कर रहे हैं? Store references in reference library, keep my own notes on references, download electronic references, create my bibliography and others. Summary. इस चैप्टर का समरी अब आ रहा है. To summarize, this chapter has looked at ways of managing the references that you use for your research. In particular, we have emphasized the importance of keeping records, right, and developing a filing system. मैंने हम लोगों ने ये तो emphasize किया ही है कि records रखना ज़रूरी है, और दूसरा चीज़ कि एक फाइल सिस्टम जो है हमारे पास डेवलप होना चाहिए. फॉर कीवर्ड सर्च के लिए फाइल सिस्टम होना चाहिए. बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स ऑफ ऑल रेफरेंसेस, योर नोट्स, हार्ड कॉपीज ऑफ द सोर्स टेक्स्ट दैट वी यूज. करेक्ट. इसके लिए हमारे पास एक फाइल सिस्टम होना चाहिए. एन ओवरव्यू वाज आल्सो गिवन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉपीराइट लॉ. कॉपीराइट लॉ के बारे में भी ओवरव्यू हमने डिस्कस करा. एंड द पोटेंशियल यूज ऑफ रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर. जैसे इसमें इन्होंने एंड नोट की बात करी, तो हमने यहाँ पे अभी इसमें भी स्किप कर जा रहे हैं क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं करी, और ये चीज़ हमने एंड नोट के बारे में हम लोग स्किप कर गए थे, राइट. तो ये सारे जो था एंड नोट के था. देखो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट एंड नोट का भी दिया है, इसके बावजूद भी इस सॉफ्टवेयर का इस बुक में भी दिया है. although okay, so acknowledgement they have provided for this. So thank you very much.